हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं उमा शंकर। ये जो झारखंड जीएस का कंसेप्चुअल कोर्स है, अभी तो इसका प्राइस 499 है। बहुत ही जल्द ये प्राइस 990 हो जाएगा, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा है कि ये कम प्राइस रखने का क्या घाटा है। ओके, जितना कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया गया है उसके लिए ये प्राइस भी कम है। चलिए, ये भी रहेगा 499 अभी, एक वीक या 10 दिन तक रहेगा। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भूमि संबंधित कानून, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीएनटी। सीएनटी एक्ट से शुरुआत होगी 1908। अब देखिए, इतना ज़्यादा भी हवा नहीं बनाना है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। ठीक है, आपको क्या है कि पहले तो एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें कितना मेहनत करना है, कितना मेहनत करने से कितने क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं। तो ये सब पहले एनालिसिस आप कर लीजिए। ओके, उसके बाद सभी में समय दीजिए, कितना समय देना है कितना नहीं देना है। जैसे कि थोड़ा सा यहाँ अगर आप समझेंगे, 1 मिनट समय लूंगा मैं। जेपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम है, जेपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम है, इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 में पूरी तरह से क्या है, झारखंड सामान्य अध्ययन है। झारखंड सामान्य अध्ययन, इसमें कितना है, 100 क्वेश्चन है। ओके, ये क्या है, जनरल स्टडी, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। अब इसका 10 क्वेश्चन और ये पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन, मतलब कि 110 क्वेश्चन जो रहेगा वो झारखंड जीएस से रहेगा। ओके, 110 क्वेश्चन जो है ये क्या रहेगा, झारखंड जीएस से रहेगा। अब 110 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन जो है वो रहेगा लैंड रिलेटेड टॉपिक से। ओके, इसमें से 12 क्वेश्चन ये क्या रहेगा, भूमि संबंधित कानून, भूमि संबंधित कानून। ओके, 12 क्वेश्चन। अब ये 12 क्वेश्चन का डिवीजन कैसे है, ये जो 12 क्वेश्चन है इसमें से 5 क्वेश्चन रहेगा सीएनटी से, 5 क्वेश्चन एसपीटी से, और 2 क्वेश्चन बाकी के जो भूमि संबंधित कानून बच जाते हैं, जैसे कि विल्किंसन रूल हो गया, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट हो गया, तो वो सब है, मतलब ये अदर वाले कैटेगरी में आ गया। तो सीएनटी में कितने क्वेश्चन हैं, 5। जितना एसपीटी में समय लगेगा उससे डबल समय लगेगा सीएनटी में, जबकि दोनों का वेटेज क्या है, सेम है। ओके, तो आपको ये देख कर चलना पड़ेगा कि कितना टाइम किस में दे रहा है, देना है कितना नहीं देना है। ओके, अब देखिए इसमें, अब ऐसा तो नहीं कि आप जो है वकालत करने जा रहे हैं, पूरी कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इतना जानकारी होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर दें। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, जितने क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं उसका फोकस एरिया कौन सा है वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, किसमें कितना ज़्यादा समय देना है, किस तरह के पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के, उसके हिसाब से ही पता चलेगा। तो ये आप पहले समझिए कि जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसको हम लोग 4 पैटर्न में डिवाइड कर सकते हैं। जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला जो होगा वो कह लीजिए इंट्रोडक्शन है, या जनरल रिव्यू है, या फैक्ट्स है, जनरल फैक्ट्स। ये जो है इंट्रोडक्शन या फिर जनरल फैक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो सीएनटी एक्ट है ये कब बना, किसके द्वारा ड्राफ्टिंग की गई है, जब लागू हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, जब ड्राफ्टिंग हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस, कितने धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। तो ये सब जो जानकारी है ये सब क्या है, ये सब जनरल फैक्ट्स में आता है। ओके, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा टर्म है इसमें है कि देखिए ये तो एक्ट है ना, कानून है, तो पूरा का पूरा जो इसमें टर्म्स आप देखेंगे वो एक लीगल टर्म होगा, लीगल वर्ड होगा। तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप हिंदी भी देखेंगे, हिंदी इनफैक्ट ज़्यादा कठिन हो जाता है इंग्लिश वर्ड से। ओके, तो इसमें एक तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको वर्ड दे देगा, ओके, और उसका शाब्दिक अर्थ पूछेगा या उसका सिंपल अर्थ पूछेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको बोल देगा कि जो राजहंस जमीन होता है वो किस तरह की जमीन है। ओके, या रैयत है, रैयत क्या होता है, काश्तकार क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो दूसरा पैटर्न हम कह सकते हैं कि शब्दावली पे ये फोकस्ड है, शब्दावली, या फिर हम लोग कह सकते हैं टर्मिनोलॉजी। ओके, ये हो गया। देखिए पहला बिल्कुल आसान है, दूसरा में समय लगेगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इसमें आपको समझने होंगे, और ये वर्ड्स आप तभी समझ पाएंगे जब आसान भाषा में आपको समझाया जाए, वरना सिंपल अगर बुक का
सेंटेंस आप देखेंगे तो वही रहेगा कि आपने नॉर्मल जो एक्ट इसका कॉपी है उसका सेंटेंस पढ़ लिया है। तीसरा क्या है इसमें? तीसरा आपको जो इसमें सेक्शंस हैं उसके डिटेल्स को पढ़ना होगा। मतलब ये क्या हो गया? डिटेल्स ऑफ सेक्शंस चैप्टर्स। सीएनटी एक्ट में टोटल 19 चैप्टर्स हैं, 271 सेक्शंस धाराएं हैं। 271 सेक्शंस तो नहीं पढ़ने हैं जिस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं। क्या सारी सारी धाराओं को पढ़ते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं? नहीं, बस उसी तरह से सीएनटी एक्ट है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो सेक्शंस हैं, उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 271 पूरा का पूरा रट्टा मारना है, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा ही है। चौथा जो रहेगा वो रहेगा इसमें जो ओवरव्यू है सीएनटी का, मतलब जो इसके चैप्टर्स हैं, डिटेल्स ऑफ चैप्टर्स, मतलब इसमें जो 19 चैप्टर्स हैं, ये 19 चैप्टर्स किस चीज को डील कर रहे हैं, किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इससे भी आता है। आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर किस चीज को डिफाइन कर रहा है और उसका मीनिंग समझ लीजिए, बस इससे भी एक क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न है। प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन को देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी जानकारी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सीएनटी एक्ट को। ठीक है, देखिए जितना बता रहा हूं बस उसको आप देखते चलिए। 1908, पहले बैकग्राउंड को समझेंगे। आज किसी सेक्शन को नहीं बताया जा रहा, नहीं किसी चैप्टर को बताया जा रहा, ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए शुरुआत हो जाता है 1793 से। 1793 से ओके, क्या होता है इस समय? इस समय अस्थाई बंदोबस्ती शुरू हो जाती है। इस समय अस्थाई बंदोबस्ती शुरू हो जाती है। देखिए इसी तरह का टर्म रहता है, जैसे कि अगर मैंने लिख दिया अस्थाई बंदोबस्ती, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं पढ़कर? बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। बंदोबस्ती का यहाँ पर अर्थ बताना पड़ेगा, ये होता क्या है। ओके, तो ऐसे ही टर्म्स रहते हैं। बंदोबस्ती दे देगा, इसका मतलब क्या होता है ये पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्ती जो है ये कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। बाई कार्नवालिस। इसके पहले क्या था? जब 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को मिल गई, तो ये लोग क्या है, एंटर करते हैं झारखंड के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में। ओके, और इनका उद्देश्य यही होता है कि किसी तरह से टैक्स का कलेक्शन करना है। ओके, टैक्स का कलेक्शन करना है। तो ये जो अस्थाई बंदोबस्ती की गई थी, इसका उद्देश्य ही यही था कि अंग्रेजों को ज़्यादा से ज़्यादा और आसान तरीके से टैक्स मिल पाए। तो इसमें क्या था? इसमें जमींदारी व्यवस्था शुरू की गई। क्या हुआ इसमें? इसमें जो है जमींदारी व्यवस्था शुरू की गई। ओके, अब क्या हो गया कि पूरा का पूरा जो गांव है, ओके, अब ये लोगों को टैक्स कलेक्ट करके देना है जमींदार को। मतलब जमींदार का काम क्या हो गया कि तुम गांव के लोगों से टैक्स कलेक्ट करो, टैक्स टू जमींदार। तो जमींदार का काम ये हो गया कि लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है। ओके, टैक्स कलेक्ट करना है और टैक्स कलेक्ट करके किसको देना है? कंपनी को देना है। ठीक है, अब जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा अमाउंट कलेक्ट कर लेना है, मैक्सिमम भी हो सकता है। एक फिक्स किया गया था कि कम से कम इतना अमाउंट जो है कलेक्ट करना ही है। ओके, तो ये जमींदारों को जिम्मेदारी दी गई। तो अब जो भी कलेक्शन होता था टैक्स का, उसका 10/11 हिस्सा ये मिलता था किसको? कंपनी को। ओके, और 1/10 हिस्सा किसको मिलता था? जमींदार को। तो एक तरह से जमींदारों को फायदा ये भी हुआ कि जितना ज्यादा वो टैक्स कलेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा उनका कमीशन बनेगा। लेकिन अगर जो निर्धारित टैक्स डिफाइन किया गया था कि कम से कम इतना तो कलेक्ट होना चाहिए, अगर वो कलेक्ट नहीं हो पाया तो इनसे जो है जमींदारी छीन ली जाती थी, इनसे जमीनें छीन ली जाती थी, इनसे जो है इसका अधिकार छीन लिया जाता था। तो एक यहाँ पर इसका आप कह सकते हैं ड्रॉबैक ये भी है। और इसी कारण से ये जमींदार क्या करते थे कि लोगों पर जो है शोषण करते थे। जो टैक्स देने लायक नहीं भी था
उनसे भी किसी तरह से ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाता था। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है गाँव के लोगों पर शोषण, आदिवासियों पर शोषण। यहीं से आदिवासियों पर शोषण स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्योंकि अब कोई कर देने के लिए सक्षम नहीं है, तो उन पर जो है फ़िज़िकली उनको प्रताड़ित किया जाता था। किसी भी जो है महिला को अगवा कर लिया जाता था, तो इस तरह का शोषण ये ज़मींदार लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है? तो यहाँ से शोषण स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो अस्थाई बंदोबस्ती की गई थी, तो इसका एक उद्देश्य ये था कि जमींदार और काश्तकार में क्लासिफिकेशन करना है, डिवीज़न करना है कि काश्तकार कौन है और जमींदार कौन है, ठीक है? जब टैक्स कलेक्ट नहीं हो पाता था, तो ज़मीन की नीलामी भी होती थी, खरीद-बिक्री भी होती थी, तो इससे ये हुआ कि बहुत सारे आदिवासियों की ज़मीनों को बाहर के लोगों ने खरीद लिया, ओके? तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी स्टार्ट हो गया कि बाहरी लोगों का एंट्री स्टार्ट हो गया। बाहरी लोगों का एंट्री। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि बहुत सारे आदिवासी क्या कर रहे हैं, अपने ज़मीनों को बेच दे रहे हैं। इसमें से कुछ जमींदार भी थे, जो कि टैक्स कलेक्ट करने में सक्षम नहीं थे, तो उनकी भी ज़मीनें नीलाम हो जाती थी और बाहर से आकर जो लोग यहाँ बस रहे थे, वो इनकी ज़मीनों को खरीद पा रहे थे। तो चूँकि ज़मीनों की खरीद-बिक्री शुरू हो गई है, इसलिए बाहरियों का यहाँ पर एंट्री स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब धीरे-धीरे जब ये शोषण बढ़ता चला जाता है, यहाँ पर रीज़न्स बहुत सारे हैं, उसमें से एक कारण ये भी है कि भूमि को लेकर असंतोष। तो इस तरह से क्या हुआ कि आदिवासियों के क्षेत्र में आंदोलन होना शुरू हो गया। ओके, मैं बता रहा था कि इसी के कारण क्या हुआ कि विद्रोह होना शुरू हो गया। ओके, रीज़न ये भी था, भूमि संबंधित असंतोष भी एक रीज़न था, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे। तो जब विद्रोह होने लगा, तो अंग्रेज़ों को, कंपनी को ये एहसास हुआ कि अब जो है ये जो विद्रोह हो रहा है उसका एक रीज़न क्या है? भूमि असंतोष, तो इसको ठीक करना होगा। तो ठीक करने के लिए क्या है? हमें पता होना चाहिए कि किसकी कौन-सी ज़मीन है, ओके? तो ज़मीन जो छीन ली गई थी, टैक्स ना देने के एवज़ में, ओके? दूसरों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था या फिर किसी ने किसी को लीज़ पर दिया है, होता नहीं बंधक बंधक पर दिया है, वो ज़मीन वापस नहीं हो रहा, तो इन सभी चीज़ को ठीक करने के लिए सर्वेक्षण करवाना ज़रूरी था, ओके? तो ये जो सर्वेक्षण होता है, उसके पहले के जो कारण हैं, यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि अलग-अलग जो विद्रोह होते हैं, आंदोलन होते हैं, उसमें से एक को आप कह सकते हैं कि भूमि आंदोलन होता है। भूमि आंदोलन, पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना, राजनीतिक आंदोलन। ये 3 तरह के आंदोलन होते हैं जिससे अंग्रेज विवश हो जाता है भूमि में लगातार सुधार करने के लिए। ओके, तो भूमि आंदोलन का जो टाइम पीरियड है ये हम डिफाइन कर सकते हैं इसको 1858 से लेकर 1881। पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना ये 1881 से लेकर 1890 और राजनीतिक आंदोलन 1890 से लेकर 1895। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जहाँ पर याद रखना होगा मैं बता दूँगा। ये बस इसको आप समझिए। ओके, तो इन्हीं का रिज़ल्ट है, इसी चीज़ का रिज़ल्ट है कि भूमि सर्वेक्षण करवाया जाता है। ओके, भूमि सर्वेक्षण करवाया जाता है। भूमि सर्वेक्षण होगा, तभी जानकारी मिल मिल पाएगी कि किसकी कौन-सी ज़मीन है। तो भूमि सर्वेक्षण जो होता है, ये होता है 1867 से लेकर 1880 तक। ओके, किसके द्वारा किया जाता है? सभी लोग याद रखते हैं बाबू राखाल दास हल्दर, लेकिन उन वो तो है ही, ये सर्वेक्षण किया गया था लाला लोकनाथ, लाला लोकनाथ शाही। ओके, ये एक वकील थे, ये जो है एक वकील थे और इस समय ये जो भूमि सर्वेक्षण हुआ था, ये तो किया था लाला लोकनाथ शाही ने। किसके नेतृत्व में हुआ था? बाबू राखाल दास हल्दर। बाबू राखाल दास हल्दर वो कौन थे? ये रांची के पहले विशेष आयुक्त थे। ओके, अंडर रांची का पहला विशेष आयुक्त।
ये कौन है? बाबू राखाल दास हल्दर। ओके, ये है, ठीक है। अब क्या है कि जब भूमि सर्वेक्षण होता है, ओके, ये जो भूमि सर्वेक्षण किया गया, तो इसमें रीजन यही था, मतलब क्यों किया जा रहा है, जो खूंट कट्टीदार हैं, जो भूईहरी हैं, वो जो मालिक हैं, उनको न्याय मिल सके। तो ये भूमि सर्वेक्षण क्यों किया गया था? ये भूमि सर्वेक्षण किया गया था खूंट कट्टीदार या फिर भूईहरी मालिकों को न्याय दिलाने के लिए, मालिकों को न्याय दिलाने के लिए। ओके, मतलब जो रैयत है उनको भूमि लौटाने के लिए ये किया गया था। तो इसके तहत क्या हुआ कि 2482 गांव का सर्वेक्षण किया गया। 2482 गांव का सर्वेक्षण किया गया। ओके, लेकिन इस सर्वेक्षण के बाद क्या हुआ कि जो भूईहरी है, जो भूईहरी है, ओके, जो मंजियस भूमि है, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि मंजियस भूमि क्या होता है, ये बताऊंगा मैं, ठीक ना। भूईहरी जमीन हो गया, मंजियस भूमि हो गया, इसका विवाद तो सुलझ गया। ओके, लेकिन जो मुंडाओं की जमीन थी, खूंट कट्टीदार, खूंट खूंट कट्टीदार, जो कोड़कर जमीन था, कोड़कर जमीन, राजहंस जमीन, ये सब बताया जाएगा आपको, जमीन का टाइप जो है, ये विवाद नहीं सुलझा। ओके, इसके विवाद जो है ये अनसॉल्व रह गए। क्लियर? तो इससे क्या हुआ कि अलग अलग भूमि संबंधित कानून बनाने की जरूरत पड़ी। ओके, तो जो अलग अलग भूमि संबंधित कानून बनाए गए, उसमें से कौन कौन सा शामिल है? उसमें से शामिल है छोटा नागपुर, छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, अधिनियम, ये 1869 का है। ओके, 1869 का है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, टेन्योर्स एक्ट 1869। ओके, एक ये कानून बना, लेकिन ये क्या हुआ कि उतना सक्सेस नहीं कर पाया। अभी और भी कानून बनेंगे, जैसे कि छोटा नागपुर, छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीड्यूर एक्ट, ये 1879 का है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अमेंडमेंट करके एक और एक्ट बनाया गया, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर टेनेंसी, टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, नाम ही इसका है, यही है, अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ये 1903 का है, 1903 का। तो ये सब जो कानून बनाए गए, इससे उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। या तो ये सभी ज़मीन पर लागू नहीं हो पाते थे, या फिर सभी लोगों को ज़मीन पर अधिकार नहीं दिलवा पाते थे, तो ये सक्सेस नहीं कर पाया। अब क्या हुआ कि ऐसे कानून बनाने की ज़रूरत पड़ गई जो सभी को सॉल्व कर दे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसी के बाद तैयार होता है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। क्या बोलते हैं इसको? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। तो ये जो एक्ट बनाया गया, इसमें 19 चैप्टर्स हैं, ये सब याद रखना। अब यहां से बिल्कुल सारे पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। इसमें
19 चैप्टर्स हैं जिसको अध्याय बोला जाता है। ओके, इसमें 271 सेक्शंस हैं, 271 सेक्शंस हैं जिसको धारा बोला जाता है। यही चीज अगर हम लोग देखेंगे एसपीटी में संथाल परगना वाला, तो उसमें 9 चैप्टर्स हैं एंड 72 सेक्शंस धारा है। इसमें 2 अनुसूचियां हैं, तो ये इस तरह से लिखाएगा, अनुसूचियां हैं जिसको शेड्यूल कहा जाता है, शेड्यूल कहा जाता है। ये शेड्यूल ए और शेड्यूल बी है, हिंदी में अनुसूची का, अनुसूची खा, लेकिन अब ये समाप्त कर दिया गया है। याद रखिएगा, अनुसूची इसमें 2 था पहले, लेकिन इसे क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है। ओके, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये जो सीएनटी एक्ट है ये पूरे झारखंड में लागू नहीं होता है। पूरे झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल हैं। ओके, तो इन 5 में से 4 प्रमंडल में ये लागू होता है। तो कौन सा प्रमंडल नहीं है, संथाल परगना, संथाल परगना। ओके, अब इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये जो है झारखंड में कितने जिले हैं, 24, तो ये सिर्फ 18 जिलों में लागू होता है। क्यों, बाकी के जो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं संथाल परगना के, वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर 18 डिस्ट्रिक्ट, ओके, एक्सेप्ट 6, तो ये 6 क्या है, संथाल परगना का। ओके, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज, यहां पर लागू नहीं होता है। बाकी 18 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, ये जो सीएनटी एक्ट तैयार किया गया था, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, या यूं कहें कि इसको ड्राफ्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसकी रही है, वो है जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन की। महत्वपूर्ण भूमिका ये किसकी रही है, जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन की। ओके, ये जो थे ये जर्मनी के फादर थे। खूंटी और आसपास के एरिया में आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करते थे। ओके, और इनको जो है फादर ऑफ सीएनटी भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ सीएनटी एक्ट भी कहा जाता है। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग की थी, या यूं कहें इसके ब्लूप्रिंट को तैयार किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है आ चुका है। यहाँ से जितना कुछ बताया जा रहा है, ये जो चैप्टर है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पकड़ में आ जाएंगे, मतलब एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इन्होंने ड्राफ्ट किया था, फादर ऑफ सीएनटी कहलाते हैं। ओके, ये कहाँ से थे, जर्मनी से थे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी ड्राफ्टिंग कब हुई है, इसकी ड्राफ्टिंग कब हुई है, या यूं कहें इसके इसके ब्लूप्रिंट को कब तैयार किया गया है। इसको खाका बोला जाता है ना, एक ओवरव्यू जो तैयार होता है। ओके, तो ड्राफ्टिंग इसकी हुई है 1903 में, 1903 में। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था। ओके, तो इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो है ये 1899 से लेकर 1905 तक गवर्नर जनरल था। ओके, वाइसरॉय तो 1857 के बाद आएगा, उसके पहले क्या है, गवर्नर जनरल है। ओके, ये ड्राफ्टिंग के समय हो गया। यही चीज अगर हम लोग देखें लागू होने के समय, ये लागू कब हुआ है, इनेक्ट कब हुआ है, ये लागू हुआ है 1908 में। ओके, 11 नवंबर 11 नवंबर 1908,
ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली बहुत बार पूछा है कि ये कब लागू हुआ, एग्जैक्ट डेट के साथ। ओके, तो 11 नवंबर 1908 को ये लागू हुआ है। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसका सेक्शन 5 के तहत जो है इसको लागू किया गया था। ठीक है, इस समय जब ये लागू हुआ उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो जो है ये 1908 से लेकर 10 तक गवर्नर जनरल था। ओके, ये जो सीएनटी एक्ट है इसको जनजातियों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। सीएनटी एक्ट को ट्राइब्स का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये एक तरह से अधिकार पत्र होता है मैग्ना कार्टा। ओके, कहा जाता है, ये यूरोप में यूज होता था ऐसा वर्ड, तो ये एक अधिकार पत्र होता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा। अब क्या है कि कोई भी कानून बनता है तो अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है तो हो सकता है कि कोर्ट में उसका कोर्ट जो है कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए बोल दे या उसको जो है समाप्त करने के लिए बोल दे, मतलब जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए किसी भी कानून को 9th शेड्यूल में अगर ऐड कर दिया जाए, भूमि संबंधित जो कानून है उसकी बात हो रही है, तो वो जुडिशियल रिव्यू से बच सकता है। अब क्या है कि जब अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुआ तो जमींदारी प्रथा शुरू हो गई। जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए 9th शेड्यूल लाया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951, वो यही था कि 9th शेड्यूल ऐड किया जा रहा है। ओके, हालांकि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 जो बिहार गवर्नमेंट का था उसके तहत भी जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। तो यहां पर आप एक चीज समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट, ये कब हुआ था? 1951। इसमें क्या हुआ? इसमें जो है 9th शेड्यूल ऐड किया गया। ये क्या था? ये लैंड रिफॉर्म्स था, लैंड रिफॉर्म्स था। ओके, तो इससे जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। अब क्या है, इसको जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए, ठीक है, इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और आप याद रखेंगे कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो शेड्यूल है, ओके, लैंड रिफॉर्म्स में जो शेड्यूल है, लैंड रिफॉर्म्स में जो लॉज बनाए गए हैं, अगर अप्रैल अप्रैल 24 1973 के बाद कुछ भी ऐड किया जाता है इस लॉज में, ठीक है, लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, तो वो जुडिशियल रिव्यू में आ सकता है। कोर्ट जो है स्क्रूटनी कर सकती है, जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकती है अगर लॉज में कुछ मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी 9th शेड्यूल में ऐड किया गया सीएनटी एक्ट को। तो अब ये आपको याद रखना है कि कब ऐड किया गया है। 66th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990, इसके तहत क्या हुआ, सीएनटी एक्ट को इस शेड्यूल में, 9th शेड्यूल में ऐड किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल 12 शेड्यूल है, 12 में से जो 9th शेड्यूल है वो क्या है, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। तो ये जो ओवरव्यू है ये इसका समाप्त हो गया। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैंड को, जिसका मतलब क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। ओके, टाइप ऑफ लैंड्स, टाइप्स ऑफ लैंड। तो सबसे पहले देखते हैं खुटकट्टी भूमि को, बस थोड़ा थोड़ा समझना है। खुटकट्टी भूमि, तो खुटकट्टी भूमि जो है ये क्या है, ये मुंडा आदिवासियों की जमीन है। पूरा का पूरा झारखंड क्या था, पहले जंगली क्षेत्र था।
तो मुंडा जनजाति आए, उन्होंने खेती करने लायक, रहने लायक जो जमीन तैयार किया, उसी को क्या बोलते हैं? खुटकटी भूमि बोलते हैं। तो ये क्या है? ये मुंडा आदिवासियों की जमीन है, इसी को खुटकटी भूमि कहा जाता है। ओके, मुंडा, मुंडाओं की भूमि, मुंडाओं की भूमि। ओके, फिर भुइंहरी भूमि है, भुइंहरी भूमि। जिस तरह से मुंडाओं ने जंगलों को साफ करके रहने लायक, खेती करने लायक जमीन बनाया, उसको खुटखटी भूमि कहा गया। वही चीज उरांव ने जब किया तो उसको क्या कहा गया? भुइंहरी जमीन। तो ये क्या है? उरांव आदिवासियों के लिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है कि जो भुइंहरी जमीन होता है, ये सिर्फ उरांव की जमीन नहीं होती है, ये मुंडाओं की भी जमीन होती है। ज्यादातर उरांव शामिल होते हैं, लेकिन इसमें मुंडा जनजाति भी शामिल है। ओके, इसमें एक आता है मंझियस भूमि। मंझियस भूमि याद है ना, जब सर्वेक्षण करवाया गया था फर्स्ट टाइम, तो उस समय खुटकटी भूमि, मंझियस भूमि, ये सब के विवाद नहीं सुलझे थे। मंझियस भूमि क्या है? मंझियस भूमि, तो जब जमींदारी प्रथा शुरू हुई थी, अस्थाई बंदोबस्त शुरू की गई थी, तो जमींदारों को पूरा का पूरा जमीन दे दिया गया। अब वही जो है, कुछ जमीन में रैयत को रखते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। इसमें जमींदारों की अपनी पर्सनल जमीन थी। तो जमींदारों की जो अपनी पर्सनल जमीन थी, जहां पर वो अपना काम करते थे, उसी को बोला गया मंझियस जमीन। मतलब कहने का ये क्या हो गया? ये जमींदारों की जमीन है, ये जो है जमींदारों की अपनी जमीन है, जमींदारों की अपनी जमीन है। ओके, ये जो मंजियस भूमि है, कहीं कहीं ये लिखा रहेगा वकास्त, इसको वकास्त भी कहा जाता है। वकास्त हो गया, या फिर जिरात हो गया, ठीक है। इसको वेट खेता भी बोला जाता है, वेट खेता ही बोला जाता है। ये मंजियस हो गया। ओके, तो ये जमींदार, जो ऐसे वर्ड्स का मीनिंग आप देखेंगे जब हम लोग एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, तो जमींदार का मतलब क्या होता है, रैयत का मतलब क्या होता है, बस इतना आप समझ लीजिए कि जमींदार उसमें टैक्स कलेक्ट करते थे। अभी टैक्स कलेक्शन कौन करता है? अभी सर्कल ऑफिसर करता है। अंचल लेवल पर सर्कल ऑफिसर, और जिला लेवल पर डिप्टी कमिश्नर। ओके, तो ये सब वर्ड जो है अंचल अधिकारी तो नहीं देखेंगे, लेकिन उपायुक्त का वर्ड जो है आपको देखने को मिलेगा। ओके, फिर है इसके बाद केसरे हिंद। केसरे हिंद, ये भी एक तरह की जमीन है। केसरे हिंद, केसरी हिंद जो है, ये भारत सरकार की जमीन है, केंद्र सरकार की जमीन है। जैसे कि झारखंड है, ठीक है, तो झारखंड में इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जमीन हो सकती है, इंडिविजुअल की जमीन हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन हो सकती है। तो झारखंड राज्य में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है, उसी को बोलते हैं केसरी हिंद। ओके, राज्य में, राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन। ये राइटिंग थोड़ी और मैं सुधारूंगा, क्योंकि बहुत दिन से लेक्चर मैंने नहीं लिया है ना, 3-4 दिन हुए मुझे स्टार्ट किए हुए लेक्चर। तो ये ठीक हो जाएगा, पहले जैसा राइटिंग था वैसा हो जाएगा। केसरी हिंद, ये क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है। ओके, फिर इसमें एक आता है राजहंस ज़मीन। राजहंस, राजहंस, तो पहले राजाओं के द्वारा जो ज़मीन दान में दे दी जाती थी। ओके, ज़्यादातर जो ब्राह्मण होते थे, उनको ज़्यादा ये ज़मीन दी जाती थी। तो दान में दी गई ज़मीन राजाओं के द्वारा, याद रखिएगा, राजाओं के द्वारा जो दान में दी गई है, या फिर राजा की जो अपनी ज़मीन है, वो क्या कहलाती है? राजहंस ज़मीन। तो यहाँ पर हम एक वर्ड में समझ सकते हैं, ये क्या है? राजा की ज़मीन है, ये राजा की ज़मीन है। ओके, ये हो गया। एक है खास महल ज़मीन। खास महल ज़मीन, तो खास महल ज़मीन जो है, ये कंपनी के अधिकार में था, अंग्रेज़ों के अधिकार में था। और यहाँ पर अंग्रेज या कंपनी क्या करते थे? अपना ऑफिस हो गया, या सैनिक छावनी हो गया, किसी तरह का अपना सार्वजनिक काम कर रहे हैं वो, तो अपनी ज़मीन पर कर रहे हैं, जो अंग्रेज़ों के लिए ज़मीन तैयार की गई है, उसको खास महल कहा जाता था। तो ये ज़मीन क्या है? ये अंग्रेज़ों की ज़मीन है, ये अंग्रेज़ों की ज़मीन है। ये सब यूज़ होगा, इसलिए आपको यहाँ बताया जा रहा है, अंग्रेज़ों की ज़मीन है। और ये जो ज़मीन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लीज़ में दिया जा सकता है, इसको बेचा नहीं जा सकता है। ओके, कैन नॉट बी सोल्ड, ठीक है। ये जो है किराए पर दिया जा सकता है, लीज़ पर दिया जा सकता है, लीज़ पर
दिया जा सकता है। ये खास महल जमीन, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद होता है गैर मजरूआ। अच्छा, उसके पहले देखते हैं हम लोग कोड़कर, कोड़कर जमीन। कोड़कर जमीन ये क्या है? ये गैर आदिवासियों की भूमि है। ये गैर आदिवासियों की जमीन है। अब इसमें से आप में से डाउट हो सकता है कि गैर आदिवासियों की जमीन है, तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि सदानों की जमीन है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये गैर आदिवासियों की या फिर सदानों की जमीन है। ओके, इसको क्या कहा जाता है? कोड़कर भूमि कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले जो खासमहल जमीन बताया गया, तो ये आप याद रखिएगा कि झारखंड में एक साहेबगंज का एरिया है और एक जो है पलामू का एरिया है। इन दोनों क्षेत्र में खासमहल भूमि ज़्यादा मिलता है। ओके, अब गैर मजरूआ ज़मीन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गैर मजरूआ ज़मीन आप लोगों के पास भी होगा कब्जे में कुछ ना कुछ ज़मीन। गैर मजरूआ ज़मीन, इसमें 2 तरह की ज़मीन होती है। एक गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम। ओके, गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास। ओके, ये जो गैर मजरूआ ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन होती है। ओके, सरकारी ज़मीन होती है। अब सरकारी ज़मीन 2 तरह का है। एक उस तरह का ज़मीन है जहाँ पर सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि मंदिर का निर्माण करना है, तालाब का निर्माण करना है, सड़क बनाना है, कुआँ बनाना है। ओके, मतलब जो सार्वजनिक यूज़ में होगा। तो गैर मजरूआ का वो ज़मीन जो कि सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गैर मजरूआ आम। ये इसका सार्वजनिक यूज़ होता है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आम लोगों के लिए है। ये आम लोगों के लिए है। जैसे कि तालाब बनाना है, कुआँ बनाना है, ओके, मंदिर का निर्माण करना है। ज़्यादातर जो तालाब बनाए जाते हैं, वो गैर मजरूआ ज़मीन में ही बनाया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये गैर मजरूआ आम हो गया, ठीक है? अब ये जो गैर मजरूआ खास है, गैर मजरूआ खास, ये क्या होता है? ये तो आप समझ लीजिए कि जो आम है, गैर मजरूआ आम, इसकी बंदोबस्ती नहीं हो सकती है। इसकी बंदोबस्ती, बंदोबस्ती मतलब क्या हो गया? किसी के नाम पे ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। मतलब आप अगर चाहेंगे कि इसको खरीद कर आपके नाम का रसीद कट जाए, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। आपके नाम का रसीद कटने का मतलब क्या हो गया? कि आप जो है टैक्स दे रहे हैं, लगान दे रहे हैं अपने नाम से। आपके नाम से अगर टैक्स जा रहा है मतलब कि आपके नाम से बंदोबस्ती हो चुकी है, तो ये नहीं होगा, ओके? गैर मजरूआ जो ख़ास होता है, ये क्या होता है? इसको मालिक ज़मीन भी बोलते हैं। इसको मालिक ज़मीन भी कहा जाता है, ठीक है? ये भी सरकारी ज़मीन है, ये भी सरकारी ज़मीन है, लेकिन इसकी बंदोबस्ती की जा सकती है, ओके? इसकी बंदोबस्ती की जा सकती है। अब इसे समझने के लिए थोड़ा इसको आप समझिए, ये जो मैंने बताया था मंजियस भूमि, तो मंजियस भूमि मतलब क्या हुआ? जमींदारों की ज़मीन। जमींदारों के पास बहुत सारी ज़मीन थी, ओके? कुछ ज़मीन पर वो अपना पर्सनल यूज़ करते थे, पर्सनल यूज़ के लिए उन्होंने रखा था, कुछ ज़मीन पर रैयतों को रखा गया था। तो जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया, तो उसमें क्या हुआ? जमींदारी प्रथा खत्म हो गई और इसके बाद एक लिमिट डिफाइन किया गया कि इनके पास इतना ज़मीन रहेगा। उस लिमिट से जब ज़मीन एक्सीड हो रहा था, तो वो ज़मीन सरकार के पास आ गई, ओके? तो जमींदारों के पास जो पर्सनल यूज़ के लिए था, जो रह गया उनके पास, उसको क्या बोला गया? मंजियस भूमि, ठीक है? जो एक्सेस में था, जो सरकार ने ज़मींदारों से ले ली, तो उसको क्या कहा गया? गैर मजरूआ खास, मतलब गैर मजरूआ खास पहले ये ज़मींदारों के पास था। पहले किसके पास था? ज़मींदारों के पास। अब किसके पास है? सरकार के पास। और ये जो खास है, इसकी बंदोबस्ती हो सकती है, लेकिन बंदोबस्ती कैसे? ये जो है कोई भूमिहीन है, तो सरकार चाहे किसी योजना के माध्यम से इस ज़मीन को ट्रांसफ़र कर सकती है भूमिहीन को, ओके, किसी योजना के माध्यम से। ओके, तो किसी भी राज्य सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा दान में जो ज़मीन दी जाती है वो गैर मजरूआ खास है। ओके, पहले जमींदारों की भूमि थी, अब
राज्य सरकार की जमीन है। ओके, और याद रखिएगा इसकी बंदोबस्ती हो सकती है, बंदोबस्ती हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ तरह के जमीन है जिसके डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में। उसके पहले ये जो काश्तकारी वर्ड है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसके मीनिंग को समझते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ये जो काश्तकारी है इसको पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तभी तो आगे समझ पाएंगे। इसको क्या बोला जाता है? टेनेंसी बोला जाता है। ओके, ये होता क्या है, देखिए, किसी के पास जमीन है, जैसे कि जमींदार है, जमींदार के पास बहुत सारी जमीन है, तो जमींदार को हम लोग क्या बोलेंगे? भूधारक बोलेंगे, टेन्योर होल्डर बोलेंगे। भूधारक, ये क्या है? टेन्योर होल्डर है। ओके, अब इसके पास जो है बहुत सारी जमीन है। इसके पास क्या है? बहुत सारी जमीन है। अब इस जमीन पर ये क्या करता है? किराएदार को रखता है। किसी को रखा, वो क्या कर रहा है कि खेती कर रहा है, खेती करके टैक्स दे रहा है, मतलब इस जमीन के एवज में टैक्स दे रहा है। टैक्स किसको देगा? टेन्योर होल्डर को देगा। ओके, तो इस लैंड पर टेन्योर होल्डर ने जिसको रखा है वो क्या कहलाएगा? काश्तकार कहलाएगा। ओके, काश्तकार कहलाएगा। काश्तकार को क्या बोलेंगे? काश्तकार को बोलेंगे टेनेंट। टेनेंट, ओके। काश्तकार को किसने रखा है? टेन्योर होल्डर ने रखा है। काश्तकार जो है टैक्स देगा इस लैंड में रहने के एवज में। ओके, या फिर खेती कर रहा है उस एवज में, ये क्या करेगा? टैक्स देगा। किसको देगा टैक्स? ये टेन्योर होल्डर को देगा। टेन्योर होल्डर को देगा। ये जो टेन्योर होल्डर इससे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, इसका ये अधिकार है। क्यों? क्योंकि काश्तकार को इसने अपनी जमीन पर रखा है, तो ये जो अधिकार है इसी को बोलते हैं टेन्योर। टैक्स कलेक्ट करने का जो अधिकार है इसी को क्या बोलते हैं? टेन्योर बोलते हैं। तो इस अधिकार से ये काश्तकार से, मतलब टेनेंट से टैक्स वसूल रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो काश्तकार है उसको टेनेंट बोलते हैं। काश्तकार रैयत में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ये डिफरेंस आप पढ़ेंगे जब आर्टिकल्स आपको बताया जाएगा, सेक्शंस बताया जाएगा। ओके, वहाँ पर इसका डेफिनेशन है। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, मतलब टेन्योर होल्डर ने अपनी जमीन पर काश्तकार को रखा, काश्तकार क्या कर रहा है? टैक्स दे रहा है टेन्योर होल्डर को। अब ये टैक्स टेन्योर होल्डर किसको देगा? ये लैंडलॉर्ड को देगा। ये लैंडलॉर्ड को देगा। लैंडलॉर्ड कौन है? सरकार है, राज्य सरकार है। ओके, तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं काश्तकारी टेनेंसी। ये क्या है? ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है। ओके, ये जो आपने यहाँ पर चेन देखा, मतलब इस जमीन पर काश्तकार रह रहा है, इस एवज में टेन्योर होल्डर को टैक्स दे रहा है, इस टैक्स को लैंडलॉर्ड के पास जो है टेन्योर होल्डर पहुंचा रहा है। ये पूरा सिस्टम कहलाता है टेनेंसी काश्तकार। ओके, अब ये जो ओवरव्यू इसका था वो समाप्त हो गया है। डिटेल्स इसका चैप्टर, सेक्शन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा। बाय।